प्रिय छात्राएं, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत। आज की कक्षा में हम BA तृतीय वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर के अंतर्गत टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भूमिका और इसका योगदान, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि आपको बताया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना हेतु, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना हेतु विश्व के देशों द्वारा एक वैश्विक संगठन के रूप में, सार्वभौमिक संगठन के रूप में इसका निर्माण किया गया। 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना की गई तो ये तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना इसका प्रमुख दायित्व है। इसके अलावा दुनिया के देशों के मध्य सामाजिक और आर्थिक सहयोग स्थापित करना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना भी इसने अपने उद्देश्यों में बाद में शामिल कर लिया। हम देखें कि पिछले 70 वर्षों में 1945 से लेकर आज तक इतने लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई काम किए गए। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ को कई जगह सफलता मिली और कई जगह हम देखें कि इसको वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो ऐसे कौन से कारण रहे, वो कौन सी परिस्थितियां रही, क्या प्रक्रिया में कमी रही जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाया, इस मुद्दे पर आज हम क्लास में बात करने जा रहे हैं। आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में हम बात करें तो दुनिया में 1950 में हम देखें कोरिया युद्ध हुआ, चाहे उसके बाद क्यूबा संकट आया या और भी अरब इजराइल संकट देखें, कश्मीर समस्या देखें, रवांडा में समस्या देखें, सोमालिया संकट पैदा हुआ, युगोस्लाविया में संकट पैदा हुआ, या दुनिया के कई और देशों के बीच छोटे मोटे क्षेत्रीय विवाद पैदा हुए। तो वहां उन क्षेत्रीय विवादों को रोकने में सुएज नहर संकट हुआ। तो इन विवादों को रोकने में कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ या बड़ी महामारियां, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये समस्या दुनिया के सामने जो पैदा हुई समय समय पर, तो इन समस्याओं को रोकने में एक वार्ता के मंच के रूप में हम देखें हमारे सामने संयुक्त राष्ट्र संघ सदैव मौजूद रहा। तो जहां विश्व के विभिन्न राजनयिक इन वैश्विक समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो उल्लंघन करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक वार्ता के मंच के रूप में कहाँ एकत्रित होते थे, कहाँ एकत्रित होते हैं? संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठकों में एकत्रित होते हैं। तो वहां इन दुनिया के देशों को अपने अपने पक्ष रखने का मौका मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और इसके परिणाम स्वरूप ये जो संकट है जो कभी भी सशस्त्र युद्ध में बदल सकते हैं या युद्ध के दुष्परिणाम बड़े व्यापक हैं, तो उनसे दुनिया को बड़ा नुकसान होता है। तो उन नुकसानों को रोकने में, युद्ध को रोकने में संयुक्त राष्ट्र ने वार्ता के माध्यम से विवादों के समाधान में हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र को विवादों के समाधान में उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी जितनी इससे हमने आशा की थी। तो इसमें कमियां क्या रह गई? तो देखिए, लंबे समय तक शीत युद्ध का दौर चला दुनिया में, लंबे समय तक शीत युद्ध का दौर चला, और शीत युद्ध के इस दौर में सुरक्षा परिषद, जिसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, विवादों का समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। तो सुरक्षा परिषद में दो महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस द्वारा बार बार किसका प्रयोग किया गया? वीटो पावर का प्रयोग किया गया। और इस वीटो पावर के प्रयोग करने से कई बार निर्णय लेने में बड़ा विलंब हुआ या अनिर्णय की स्थिति रही, और इस अनिर्णय या निर्णय नहीं लेने के कारण वैश्विक समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाया। तो ऐसे कई कारक हैं जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, सीमित करते हैं। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में वास्तव उतना सफल नहीं हो पाया जितना इससे हमारे द्वारा इसकी आशा की गई थी। फिर भी संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का प्रबंधन करना हो या उनका समाधान करना हो, तो इस दिशा में सकारात्मक पहल चाहे वार्ता के मंच के माध्यम से या संघर्षग्रस्त देशों को समझाने बुझाने के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमेशा अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। दुनिया के विभिन्न संघर्षरत क्षेत्रों में
वहां समय समय पर आवश्यकता होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनी शांति सेना पीस कीपिंग फोर्स जो कि कार्रवाई नहीं करती है, दोनों विवादित पक्षों को संघर्ष को रोकने के लिए प्रेरित करती हैं, शांति स्थापना के लिए कार्य करती हैं, जिससे मानवता को जो संकट पैदा होते हैं उन्हें रोकने के लिए कार्य करती हैं। तो समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने आवश्यकता होने पर बड़ी संख्या में दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विवादों के समाधान में शांति सेना पीस कीपिंग फोर्सेस का उपयोग किया है। इसके अलावा कई विवाद ऐसे हुए जिनको रोकने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा सैनिक कार्रवाई की गई। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपना सैन्य बल भी भेजा और जैसे कोरिया संकट की बात करें तो कोरिया संकट को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बड़ी सकारात्मक भूमिका या सफलतापूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। तो पीस कीपिंग फोर्स के माध्यम से, शांति सेना के माध्यम से एवं अपने सैनिक कार्रवाई के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक संघर्षों को रोकने के लिए प्रयास किया। फिर भी चाहे वो कश्मीर समस्या है या फिलिस्तीन समस्या है, या हम देखें अमेरिका द्वारा इराक में हस्तक्षेप है, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप है, या लीबिया संकट है, इन विवादों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि यह अपने प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हम देखें कि राष्ट्रों के मध्य विवादों को रोकने में सिर्फ राजनीतिक या सामरिक या सैनिक संघर्षों को रोकना ही काफी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का भी मंच उपलब्ध कराता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से दुनिया के देशों की एक दूसरे के प्रति समझ, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो वार्ता के लिए आगे आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान। तो इस तरह संवाद के माध्यम से समस्याओं या सहयोग के माध्यम से, परस्पर सहयोग के माध्यम से विकास की बात हमें इसके माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो पाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आसानी से। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा योगदान है। हम देखें संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। यह सामाजिक एवं आर्थिक परिषद दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कई कार्यक्रम, कई कल्याण एजेंसियां कार्य कर रही हैं। चाहे हम यूनेस्को की बात करें, यूनिसेफ की बात करें जो बच्चों के विकास के लिए काम कर रही है, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, ये विभिन्न एजेंसियां विभिन्न मानवीय उद्देश्य, मानवीय कल्याण के लिए सफलतापूर्वक अपना काम कर रही हैं। चाहे बेकारी है, भुखमरी है, और इस समय महामारी के दौर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया के देशों के बीच कोऑर्डिनेशन करके हमें समय समय पर एडवाइजरी जारी की गई, उस महामारी को रोकने के उपायों के बारे में चर्चा की गई और एक ऐसा सामूहिक मंच तैयार किया जहां विश्व के देश परस्पर सहयोग करके इस विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इस रूप में भी संयुक्त राष्ट्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, तो उन मानवाधिकारों की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र हमेशा एक पहलकारी भूमिका में रहा है। 10 दिसंबर 1946 को जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की घोषणा की गई, 10 दिसंबर 1948 को, तो उस मानवाधिकार आयोग जो बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो इस संस्था के माध्यम से दुनिया भर के देशों में मानवाधिकारों की स्थापना के लिए, जागरूकता के लिए, प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य किया गया। और जिन देशों की सरकारों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्य किया गया, उन पर कार्रवाई हमेशा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। तो इस दिशा में भी, इस रूप में भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका हमें महत्वपूर्ण दिखाई देती है। 2005 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई और इस मानवाधिकार परिषद के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो देश हैं, इन देशों पर प्रभावी कार्रवाई के रूप में हमें इसका कार्य देखने को मिलता है। निशस्त्रीकरण, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है शस्त्रों के प्रचार प्रसार से। तो शांति और सुरक्षा की स्थापना तभी हो सकती है जब दुनिया में निरंतर शस्त्रीकरण जो बढ़ता जा रहा है, आर्मामेंट, नए नए हथियारों की जो इकट्ठा किया जा रहा है देशों द्वारा अपनी सुरक्षा के नाम पर, तो वो हथियार सुरक्षा के लिए नित्य नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। तो दुनिया के देशों को इस बात के लिए तैयार किया जाए, इस बात के लिए उन्हें समझ विकसित की जाए कि हम परस्पर सहयोग के माध्यम से इन हथियारों की दौड़ को रोकें और
धीरे धीरे क्रमिक समय अवधि के आधार पर इन हथियारों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें। तो इसको निशस्त्रीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न संधियां, विभिन्न अभिसमय जैसे जहरीली या रासायनिक हथियारों या लैंड माइंस जो है, उन लैंड माइंस को रोकने के लिए अभिसमय किए गए। दुनिया भर के देशों ने संसद ने इसका समर्थन किया। भारत भी उसका एक प्रमुख देश है और भारत संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण की जो पहल है इसका हमेशा समर्थक रहा है। तो चाहे वो एनपीटी के माध्यम से है या हम देखें कि सीटीबीटी के माध्यम से है या दुनिया और जो कई संधियां हैं, इन संधियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में हथियारों की इस दौड़ को रोकने के लिए एक सकारात्मक भूमिका के रूप में हमारे सामने आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया के देशों के बीच वैचारिक विचार विमर्श की समय समय पर जो संकट खड़े होते हैं उनको रोकने के लिए किस प्रकार कार्रवाई की जाए। तो जो सुरक्षा परिषद है वो सुरक्षा परिषद सदैव अधिवेशन में रहती है और महासभा जो कि प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो उस सम्मेलन में प्रत्येक देश को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो वहाँ उन समस्याओं के प्रत्येक पक्ष पर चर्चाएं होती हैं और उनके समाधान की दिशा में हम देख रहे हैं आगे बढ़ने का कोशिश की जाती है। तो इस रूप में संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो हमें काफी हद तक प्रभावशाली देखने को मिलती है। परंतु फिर भी संयुक्त राष्ट्र के होते हुए भी हम देखें 1990 के दशक के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, जब दुनिया एक ध्रुवीय विश्व के रूप में बदल गई, एक ध्रुवीय यूनिपोलर वर्ल्ड, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ही दुनिया की महाशक्ति एकमात्र रूप में रह गया, तो उसने वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र को साइड से कर दिया, किनारे कर दिया, उसकी भूमिका को स्वीकार नहीं किया और संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं पहलकारी भूमिका के रूप में, तब संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया। तो ये जो इसमें कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें ऐसे कौन से सुधार किए जाएं या इसमें ऐसे कौन से संशोधन किए जाएं जिससे कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है और ज्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, इसका योगदान अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके लिए कई सुझाव दिए जाते हैं और सबसे बड़ा जो सुझाव दिया जाता है कि साहब इसकी जो संस्था है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और आज तक दुनिया के वैश्विक व्यवस्था में, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में, वैश्विक व्यवस्था में राजनीतिक, सामरिक, सैनिक, आर्थिक रूप से हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों का पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व किसके द्वारा नहीं किया जा रहा है? सुरक्षा परिषद के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसकी स्थापना के समय यह तय किया गया कि 5 सदस्यों को स्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है, जिनको वीटो पावर प्राप्त है। ये 5 सदस्यता आज भी बनी, स्थायी सदस्यता जो है वो आज भी जो की तो बनी हुई है इतने वर्ष के बाद भी। तो दुनिया के देशों द्वारा ये मांग की जाती है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस सुरक्षा परिषद में पर्याप्त मात्रा में क्या किए जाने चाहिए? संशोधन किए जाने चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों को भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात इसे और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। आज विश्व में हम एशिया महाद्वीप में चाहे जापान की बात करें, भारत की बात करें, ये उभरती हुई महाशक्तियां हैं, या जर्मनी की बात करें या ब्राजील की बात करें, तो ये देश निरंतर मांग कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षा परिषद में क्या मिलनी चाहिए? स्थायी सदस्यता मिलनी। तो सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात की जाती है जिससे कि यह संस्था और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना काम कर सके। दूसरा, विश्वव्यापी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की प्रक्रिया यह है कि कोई देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो विश्वास करता है, इसके सिद्धांतों में जो विश्वास करता है, उससे सदस्यता प्राप्त करने के लिए महासभा उसके आवेदन पर विचार करती है और महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह सुरक्षा परिषद के पास जाता है और सुरक्षा परिषद अपने 9 सकारात्मक वोटों से जब उस आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो उस देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। कई बार सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र में नए देशों के आगमन को वीटो पावर का प्रयोग करते हुए रोक दिया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं साम्यवादी चीन को 1971 तक संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि साम्यवादी चीन के आवेदन पर
हमेशा किसने वीटो प्रयोग किया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद को महासभा का जो नए सदस्य देश जो है, इन नए सदस्य देशों का जो आगमन है, इस आगमन में वीटो पावर करने का जो अधिकार है उसे समाप्त कर दिया जाए और नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र को ज्वाइन करने की जो प्रक्रिया है, इसमें पूरी जो रोल है वो किसका होना चाहिए? महासभा का होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें वीटो प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए। वीटो प्रक्रिया तो समाप्त कर दी जाए। कहा जाता है कि वीटो प्रक्रिया ने निर्णय निर्माण में बड़ी समस्या पैदा की है, तो या तो इस वीटो प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। जिस वीटो पावर को वैश्विक शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए शुरू किया गया था, वही वीटो प्रक्रिया बाद में चल करके बड़ी क्या बन गई? बड़ी समस्या बन गई। तो इसमें सुधार की बात, संशोधन की बात की जाती है और संशोधन क्या बताए जाते हैं कि या तो वीटो प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए, या हम देखें कि जिस आधार पर वीटो पावर का प्रयोग किया जा रहा है उसे लिखित में रूप में दिया जाए, या 5 इन वीटो पावर वाले जो देश है इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। तो इस रूप में वीटो पावर को, या हम देखें कि अगर किसी विषय पर सुरक्षा परिषद निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रही है तो उस प्रस्ताव को महासभा को सौंप दिया जाए। अगर महासभा अपनी 2/3 बहुमत से उस विषय पर निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में, तो इस प्रस्ताव के माध्यम से सुरक्षा परिषद के स्थान पर महासभा को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया। 1950 में जब बार बार सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के स्थान पर महासभा द्वारा निर्णय, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापना करने के लिए महासभा द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। कौन से प्रस्ताव के माध्यम से? शांति के लिए एकता प्रस्ताव, और यह 1950 में महासभा द्वारा पारित किया गया। सामाजिक और आर्थिक परिषद में सुधार किए जाए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, विश्व के देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग की स्थापना के लिए इसकी जो प्रक्रिया है कि यह इसके निर्देशन में काम करती है। अपनी रिपोर्ट किसको करती है? महासभा को अपनी रिपोर्ट करती है, महासभा के निर्देशन में काम करती है। तो इसका कार्यक्षेत्र जो है, इसका कार्यक्षेत्र और ज्यादा व्यापक किया जाए। मानवाधिकारों की स्थापना में सामाजिक और आर्थिक परिषद ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा हम देखें बच्चों के कल्याण के लिए इसके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। इसी के साथ साथ इसकी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा लचीला बनाया जाए और इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ाया जाना चाहिए। घरेलू क्षेत्राधिकार का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। चार्टर का अनुच्छेद जो है 12, वो घरेलू क्षेत्राधिकार की बात करता है और दुनिया के कई सारे देश अपने आपसी विवादों को या अपने कार्यों को किसके आधार पर? घरेलू क्षेत्राधिकार, घरेलू मामलों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ हमें दुनिया के देशों को घरेलू क्षेत्राधिकार जो है वो स्पष्ट तौर पर, ऑब्जेक्टिव तौर पर क्या करना चाहिए? निर्धारित करना चाहिए कौन सा मुद्दा घरेलू क्षेत्राधिकार में आता है और कौन सा नहीं आता। तो जो मुद्दा घरेलू क्षेत्राधिकार में नहीं आता उसको, अगर उसका विवाद वार्ता के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो स्पष्ट तौर पर उसे किसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और उस पर जो भी निर्णय लिया जाए उस निर्णय को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, दुनिया के देशों के बीच जो विवाद है उन विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, चाहे सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है या अन्य कोई विवाद जो है, तो दोनों देश जो हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र ऐच्छिक है, उनकी इच्छा के ऊपर आधारित है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र है इसको क्या किया जाना चाहिए? इसको अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ये मुद्दा लाया जाता है, कोई विवाद लाया जाता है और उसके द्वारा जो समाधान या निर्णय आदेश दिया जाता है, उस आदेश की पालना के लिए दोनों पक्षों को बाध्यकारी रूप से इसकी पालना होनी चाहिए, जो कि अभी तक ऐच्छिक तौर पर काम कर रही थी। तो एक सुधार ये बड़ा वांछित है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को या उसके योगदान को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। इसके पास अलावा अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए समय समय पर कई क्षेत्रीय विवाद पैदा होते हैं, सीमा विवाद पैदा होते हैं। जैसे कुवैत के ऊपर इराक का आक्रमण था, कुवैत के द्वारा इराक के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, या अन्य कई ऐसे विवाद थे जिनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रभावशाली तरीके से काम नहीं कर पाया। तो उन विवादों में देखा गया कि सब अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास अपना स्वयं का सैन्य बल नहीं है,
संयुक्त राष्ट्र अपने इस कार्य को करने के लिए दूसरे देशों के योगदान पर आश्रित है, अर्थात दूसरे देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय सेनाओं में से जो योगदान दिया जाता है उस योगदान के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजता है या अंतर्राष्ट्रीय विवादों या संघर्षों को रोकने के लिए अपनी सैनिक कार्रवाई करता है। तो दुनिया के देशों को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सैनिक कार्रवाई की जाए उस सैनिक कार्रवाई में समुचित क्या देना चाहिए, योगदान, क्योंकि यह जो कार्य किया जा रहा है वो सामूहिक सुरक्षा के आधार पर किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसमें सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल जो है उस सैन्य बल की प्राप्ति के लिए निश्चित स्रोत स्थापित किए जाए। एक बड़ी चुनौती कि सब आय के निश्चित स्रोत नहीं है। इस समय संयुक्त राष्ट्र को अपना कार्य करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है फंड की, अर्थात उसके पास आय के स्रोत नहीं है। और आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र जो अपना कार्य करता है वो सदस्य देशों के योगदान के आधार पर, कंट्रीब्यूशन, तो सभी सदस्य देशों का कंट्रीब्यूशन तय किया हुआ है उसकी जीडीपी के आधार पर। करीब बड़े देश जो है, बड़ी महाशक्तियां जो है वो लंबे समय से अपने योगदान का क्या नहीं कर रही हैं, भुगतान नहीं कर रही हैं, अपने योगदान को दे नहीं रही हैं, और जिससे संयुक्त राष्ट्र के जो सामाजिक आर्थिक कल्याण के कार्यक्रम हैं दुनिया के गरीब देशों में चलाए जाने के लिए, उन कल्याण के कार्यक्रमों को संचालित करने में संयुक्त राष्ट्र को बड़ी दिक्कत आ रही है। संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से अपने जो सचिवालय है या अपने ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज को चला नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी सदस्य राष्ट्रों से सुनिश्चित किया जाए कि वह अपनी जीडीपी का एक निश्चित हिस्सा 0.001 जो हिस्सा है वह निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र को प्रदान करे, जिससे कि इसके पास पर्याप्त मात्रा में आय के स्रोत एकत्रित हो जाए। इसके अलावा हम देखें संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि उपनिवेशों के संरक्षण के लिए इस न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। आज हम देखें इस न्यास परिषद के पास कोई कार्य नहीं बचा है। न्यास परिषद के पास काफी लंबे समय से कोई कार्य, अर्थात यह संयुक्त राष्ट्र का यह अंग पूरी तरह से इनएक्टिव बना हुआ है। तो सुधारकों द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि इस न्यास परिषद के स्थान पर आज विश्व के सामने बड़ी समस्याएं हैं, वो है जलवायु परिवर्तन की समस्या या आतंकवाद की समस्या है, या हम देखें कि रासायनिक हमलों की समस्या, या तो इन समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंग, और जैसे न्यास परिषद एक अंग है तो इस अंग के स्थान पर हम आतंकवाद या जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को रोकने के लिए एक कार्यबल का, एक एक्शन टेकिंग फोरम का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और ज्यादा क्या हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है। तो ये कुछ सुधार हैं जिन सुधारों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की इस समय सबसे बड़ा सुधार जो अपेक्षित है, जो दुनिया के देशों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि साहब इसकी सुरक्षा परिषद में इसको और अधिक क्या बनाया जाए, लोकतंत्रात्मक बनाया जाए, अर्थात दुनिया की जो नई उभरती हुई शक्तियां हैं, नए देश हैं, या एशिया अफ्रीका महाद्वीप के जो और देश हैं, इनको भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में समुचित भागीदारी मिलना आवश्यक है। तो इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में नहीं है, तो इसको बढ़ाया जाना जरूरी है। तो ये इसके लिए कई बार कई कार्यबल गठित किए गए, आयोग गठित किए गए, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, पर वो रिकमेंडेशन जो है उन पर अभी आम राय कायम नहीं हो पाई है, वो अभी प्रभाव तौर पर लागू नहीं हो पाए हैं। तो इस रूप में हम इसमें सुधार करके इसकी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।